हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं 1 मई अपने कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं आज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की, यह मनाया जाता है 1 मई को। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत होती है 1 मई 1886 से मानी जाती है। और ये हुआ कैसे कि जब अमेरिका में जो मज़दूरों की यूनियन थी, उनका जो काम का समय था, यानी कि उनके वर्किंग आवर्स थे, वो 8 घंटे से ज़्यादा ना रखने के लिए अमेरिका के मज़दूरों ने हड़ताल की थी। और इस हड़ताल के दौरान शिकागो शिकागो की एक हे मार्केट में एक बम धमाका हुआ। और यह बम किसने फेंका, किसी को कोई पता नहीं चला। और इसके निष्कर्ष के तौर पे पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने वहाँ पे मजदूरों पे गोलियां चला दी और उसमें 7 मजदूर मारे गए। फिर इन घटनाओं का अमेरिका के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ समय के बाद अमेरिका में 8 घंटे काम करने का एक समय निश्चित कर दिया गया और तब से यह मनाया जाने लगा। अब बात करें भारत की, तो मौजूदा समय में भारत और जो अन्य देश हैं उनमें भी मजदूरों के 8 घंटे काम करने से संबंधित कानून लागू हैं कि भाई लेबर जो है 8 घंटे ही काम करेंगे। अब भारत में 1 मई का दिवस सबसे पहले कहाँ मनाया गया? वो चेन्नई में मनाया गया। और कब? 1 मई 1923 को बनाया गया। चेन्नई में शुरू किया गया था और उस समय इसको मद्रास दिवस के रूप में प्रमाणित किया गया था कि मद्रास दिवस है, लेबर डे नहीं कहा गया था। इसकी शुरुआत जो थी वो भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कॉमरेड सिंगरावेलु चेट्टियार ने शुरू की थी। भारत में मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा प्रदर्शन चला और एक संकल्प करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी कामगार दिवस यानी कि लेबर डे के रूप में मनाया जाए और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए। भारत समेत लगभग 80 देशों में यह दिन 1 मई को मनाया जाता है। इसके पीछे तर्क है कि यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पे प्रमाणित हो चुका है, इसलिए मनाया जाता है। तो गाइस, अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये है आंसर 4 साल। के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। सिफारिश किसने दी थी? के संथानम समिति ने दी थी, ताकि सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सके। हाल ही में आंध्र बैंक के पूर्व MD और CEO सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और सदस्य के रूप में 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के पद का कार्यकाल कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 4 साल या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल का नाम बताइए। तो ये है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। यहाँ पे क्या हुआ है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कि प्लाज्मा थेरेपी की पहली जो खुराक थी वो सफलतापूर्वक दे दी गई है। प्लाज्मा थेरेपी की जो पहली खुराक या पहला डोज कहेंगे वह 58 वर्षीय एक कोविड-19 के पेशेंट को दिया गया और जो सफलतापूर्वक रहा। कनाडा की एक महिला डॉक्टर ने प्लाज्मा अपना दान किया था। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त, जो कि एंटीबॉडी में समृद्ध है, अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीजों से ट्रांसफ्यूज किया जाता है और इस थेरेपी में एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। यह एंटीबॉडी जो है वो कोविड-19 ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
कि कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? तो ये है आंसर भारत। भारत एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार और एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को लगभग 30 बिलियन डॉलर्स की मंजूरी दी है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए देश की प्रतिक्रिया के वित्तपोषण के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है और यह एडीबी के कोविड सहायता कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसके तहत बैंक ने एशियाई देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित रखने के लिए लगभग 20 डॉलर बिलियन प्रदान किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि SIPRI द्वारा जारी विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये है अमेरिका। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI द्वारा जारी विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह पहली बार है जब भारत और चीन, दो एशियाई ताकतें, सैन्य साजो सामान पर अधिक खर्च करने वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हुई हैं। भारत 2018 में 4% से बढ़कर 2019 में 3% की बढ़त के साथ 201.1 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया और 2019 में यूएसए का कुल सैन्य व्यय कितना था? यूएसए का कुल सैन्य व्यय था 732 बिलियन डॉलर और चीन ने लगभग 261 बिलियन डॉलर खर्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो यह है आंसर रूस। वर्ष 2020 के लिए रूस ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष है। ब्रिक्स के 5 सदस्य हैं: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह है ब्रिक्स। हाल ही में रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस आभासी बैठक में भाग लिया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स के भीतर संयुक्त वैक्सीन उत्पादन और रणनीति साझेदारी के महत्व पर चर्चा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने उमर अकबर पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो यह है 3 वर्ष। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने उमर अकबर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में सबसे अधिक सेना पर व्यय करने वाला देश कौन बना है? तो यह है अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व कार्यालय स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है 28 अप्रैल। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना है और कार्यस्थल पर जो उनका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है और यह है 2003 से हर वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किसने कोविड-19 उपकरण अधिनियम गतिवर्धक लॉन्च किया है? तो यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोविड-19 उपकरण अधिनियम गतिवर्धक को ग्लोबल फंड, UNITID, CEPI आदि के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। उपकरण टूल के लॉन्च से कोविड-19 के लिए निदान, उपचार और टीकाकरण के अनुसंधान और विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य कोविड-19 के उपचार को अमीर और गरीबों के लिए समान रूप से सुलभ बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि API एवं दवा मध्यवर्तियों के विकास हेतु निम्न में किसने LAXAI लाइफ साइंसेज के साथ साझेदारी की है? तो यह है भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय रासायनिकी प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद API एवं दवा मध्यवर्तियों के विकास एवं विनिर्माण के लिए हैदराबाद स्थित एक अन्य इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी यही LAXAI
लाइफ साइंसेज के साथ गठबंधन कर रही है और यह गठबंधन मुख्य रूप से उमिफेनोविर, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ की एक प्रमुख मध्यवर्ती पर फोकस करेगा। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आपको कोई अगर और टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।